अगर आपको रास्ते में चलते चलते 10,000 रुपये मिल जाए वॉलेट में और आसपास कोई ना हो तो क्या करोगे? वो वॉलेट खुद रख लोगे, या पुलिस में दे दोगे, या फिर उस वॉलेट का ऑनर को खुद ढूंढोगे? इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉलबर्ग के हिसाब से आपने क्या जवाब दिया वो मैटर नहीं करता। उनके हिसाब से मैटर करता है आपने जवाब क्यों दिया। जो भी आपने जवाब दिया है उसके पीछे की थिंकिंग क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आप उस वॉलेट को वापस रख रहे हो और इस रीज़न से कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, तो आप एक सर्टेन लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट में हो। अगर आप उस वॉलेट को इसलिए वापस रख रहे हो क्योंकि आप समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हो, तो आप एक सर्टेन लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट पे हो। अगर आप इसलिए वॉलेट को रख रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आप एक सर्टेन लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पे हो। यानी एक्शन सेम होगा, फिर भी उसके पीछे की थिंकिंग अलग अलग होती है। और इसी थिंकिंग के लेवल को कोलबर्ग ने अपनी अलग अलग स्टेजेस में बताया है। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूँ काजल, आपकी सीडीपी मेंटर, और आज के सेशन में हम कोलबर्ग की थ्योरी की सारी स्टेजेस ऐसे कर लेंगे कि आपको फिर से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं। कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका बचपन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहा है इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि बचपन में ही इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। तो कुछ दिन ही अपनी मम्मी के साथ रहते थे, कुछ दिन ही अपने पिताजी के साथ रहते थे। बहुत ही क्रिएटिव किस्म के आदमी थे ये। इन्होंने आंदोलन में भी भाग लिया है। और फिर इनका रुचि हो गई थी साइकोलॉजी पढ़ने में। फिर ये साइकोलॉजी की स्टडी करने के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी गए, जहाँ पे उनको पता चला कि पियाजे ने भी ये थ्योरी दे रखी है। पियाजे की हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तो सबको पता है, लेकिन थ्योरी मोरल डेवलपमेंट की पियाजे ने दी थी। ठीक है, पियाजे ने कंसेप्ट शुरू किया था, फिर इसको आगे ले जाने वाले, इस पर थ्योरी देने वाले, इस पर रिसर्च करने वाले कोलबर्ग थे। अब इन्होंने अपनी थ्योरी में हमें दो कंसेप्ट दिए हैं, मॉरल डिलेमा और मॉरल रीजनिंग। मॉरल डिलेमा मतलब धर्म संकट, मतलब कि बच्चे के पास या इंसान के पास दो रास्ते हैं और वो समझ नहीं पा रहा, दोनों कंफ्यूजिंग है, उसको नहीं पता चल पा रहा है कहाँ जाना है, इधर डिसीजन वो नहीं ले पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसको जिसको शादी करनी है, किसी लव मैरिज करनी है जिसको, लेकिन उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो तेरी इससे शादी कराएंगे। उसके उसके पापा खड़े हो गए हैं कि इसी से कर, और दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो कंफ्यूज है, वो दुविधा में है कि कहाँ जाना है। ठीक है, ये हो गया डिलेमा। अब इस सिचुएशन में आकर के वो तर्कपूर्ण तरीके से सोचेगा, समझेगा और फिर डिसीजन लेगा। तो ये जो डिसीजन, इधर से कंफ्यूजन से डिसीजन लेना है उसको, वो मॉरल रीजनिंग में आ जाए। ठीक है, जो भी उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, एक रास्ता चुना, उस पर चलना शुरू किया, वो प्रोसेस को हम मोरल रीजनिंग का नाम दे रहे हैं। अब इन्होंने कहा था कि मोरालिटी बाय बर्थ नहीं मिलती हमें, ये हम समाज से सीखते हैं। सिंपल है। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जो ऑब्जर्वेशन की थी, वो ग्रुप ऑफ बॉयज़ पे की थी, जिसमें इन्होंने एक कहानी सुनाई थी उनको, उनसे रिस्पॉन्सेज लिए थे, उसके बेसिस पे इनकी थ्योरी है। ठीक है, अब कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि एक हाइंस करके नाम से एक व्यक्ति है, हिंदी में हिंज बोल लो। हाइंस करके नाम से एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ है जो कि बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, और वो दवाई एक केमिस्ट के पास है, जो जो आपको दे देगा दवाई, लेकिन थोड़ी सी महंगी पड़ेगी आपको, लेकिन हाइंस के पास पैसे नहीं है। अब वो इस पूरी मार्केट में सिर्फ इन्हीं के पास वो दवाई है, क्योंकि इन्होंने रिसर्च करके, इन्होंने सालों से मेहनत करके उस दवाई का निर्माण किया है। अब ये इंसान मना कर रहे हैं कि इतने कम पैसों में मैं दवाई नहीं दूंगा, क्योंकि इनकी पूरी सालों की मेहनत लगी है, और ये जो रिसर्च किया, एक बार ये मार्केट में दवाई आ गई तो इनकी सारी मेहनत फेल हो जाएगी। इसलिए इनके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। एट द एंड ये क्या करते हैं, ये चुरा लेंगे दवाई को। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने सही किया? क्या ये व्यक्ति सही था? क्या ये व्यक्ति सही है? कौन गलत है, कौन सही है? तो कॉलबर्ग कह रहे हैं, गलत सही आप एक्शन से मत देखो, गलत सही ये देखो कि उसके पीछे की थिंकिंग क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे ही उन्होंने इंटरव्यूज लिए, उन्होंने बच्चों से बात की, जो बॉयज उनका ग्रुप था उनका, जिससे इनकी थ्योरी निकल कर आई है, उसके बेसिस पर उन्होंने हमें 3 लेवल्स दिए। तीन तीन लेवल्स और 6 स्टेजेस। उल्टा पुल्टा मत कर देना कि 3 स्टेजेस 6 लेवल, नहीं, 3 लेवल है और 6 स्टेजेस है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। ये जो स्टेज है प्री कन्वेंशनल, ये हमारी एज 4 से 10 तक होती है। इससे पहले बच्चा
मतलब 0 to 4, इससे पहले बच्चे का कोई मोरालिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसको सही गलत का कुछ नहीं पता, वो आपको थप्पड़ मार देगा फिर चाहे आप उससे बड़े हो। ठीक है, तो मोरालिटी की शुरुआत हम 4 एज से लेकर के चलते हैं। इसमें बच्चा अपने आप को सेंटर्ड रखता है बेसिकली। दूसरी है कन्वेंशनल, इसमें बच्चा समाज को सोच करके अपने सारे एक्शंस लेगा। फिर है पोस्ट कन्वेंशनल, अब पोस्ट कन्वेंशनल में समाज हट जाएगा, अब वो खुद की बुद्धि से सारे डिसीजंस लेगा। अब समझते हैं एक एक करके। हमारे पास प्री कन्वेंशनल स्टेज है पहली, एज 4 to 10। इसमें क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। स्टेज 1 है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चा पनिशमेंट से डरता है, इसमें बच्चे को लगता है कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। जैसे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, बच्चे को लगता है कि ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा वरना मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। मतलब ऐसे समझो कि घर में कोई मेहमान आए हैं और बच्चा नमस्ते नहीं कर रहा, तो उसकी मम्मी उसको डांटेगी कि नमस्ते क्यों नहीं की, तो वो नमस्ते सिर्फ इसलिए करेगा ताकि उसको डांट ना पड़े, ना कि इसलिए क्योंकि वो सच में रिस्पेक्ट शो करना चाहता है। ठीक है, इसमें हमारे पास बच्चे का एक बिहेवियर होता है जैसे हम बोलते हैं पनिशमेंट अवॉइडेंस। बच्चा पूरी पूरी कोशिश करता है पनिशमेंट को अवॉइड करने की, इसीलिए वो सारे काम करता है। ठीक है, मतलब वो अंदर से नहीं कर रहा, उसकी मोरालिटी सिर्फ इसी लेवल तक पहुंची है कि मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा है, तो ही ये करना है। ऑलराइट, नाउ वी हैव सेकंड स्टेज विच इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, टिट फॉर टैट वाली डील चलती है, मतलब जैसे को तैसा। मैंने अपना वीडियो गेम तुमसे इसलिए शेयर किया क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास और भी खिलौने हैं नए नए जो मैं देखना चाहती हूँ। समझे, मतलब कि बच्चा सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है इसमें बच्चा रिवॉर्ड देख रहा है, रेसिप्रोसिटी देख रहा है। अगर एक बच्चे के साइड वाला बच्चे ने उसकी कॉपी में पेंसिल चला दी, तो दूसरा बच्चा भी उसकी कॉपी में अगर पेंसिल चला देगा, तो इसका मतलब वो इस स्टेज में है। क्या सोच रहा है वो, कि इसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, इसने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। वो इस मोरालिटी की स्टेज पर है। ऐसे को तैसा, मतलब मैंने आपसे इसलिए अपना वीडियो गेम शेयर किया है क्योंकि मुझे पता है आपके पास और भी नए नए खिलौने हैं जिससे मैं खेलना चाहती हूँ। समझे, अब मैं अपना स्वार्थ देख, ऐसे ही बच्चा भी करता है। अगर आपके साइड वाले बच्चे ने आपकी कॉपी में पेन चला दिया है और अगर आप वापस से उसकी कॉपी में पेन चला दोगे तो मुबारक हो, आप इस स्टेज में हो। बच्चा वही कर रहा है जो उसको मिल रहा है, मतलब रेसिप्रोकेट कर रहा है और वो रिवॉर्ड ढूंढ रहा है कि मैं वही काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। इसमें अवॉइड कर रहा है पनिशमेंट, स्टेज 1 में याद रहे, बाय फॉलोइंग रूल्स, बाय फॉलोइंग रूल्स, रूल्स फॉलो कर करके अवॉइड कर रहा है। इसमें बच्चा ओबीडियंट है, मम्मी पापा की बात मानने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे पनिशमेंट नहीं चाहिए। स्टेज 2 में टिट फॉर टैट है, जैसा वो करेगा दूसरा बंदा वैसा ही मैं करूँगा। इसमें मुझे क्या मिलेगा, मैं सोचूंगा मुझे रिवॉर्ड चाहिए, मैं उस तरीके से ही एक्ट करूँगा। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है, नेक्स्ट लेवल है कन्वेंशनल लेवल। इसमें गुड बॉय और नाइस गर्ल वाली स्टेज है। स्टेज को सोशल अप्रूवल बच्चा देख रहा है कि बच्चे को सोशल अप्रूवल मिल रहा है, वो ये देख रहा है कि मैं गुड बॉय या गुड गर्ल बन पा रही हूँ क्योंकि समाज मुझे देख रहा है, समाज देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से एक्शंस लूंगी कि मैं एक समाज में एक अच्छी लड़की बन पाऊँ। बच्चा ये सोचता है, बच्चा हमेशा आपको वैलिडेशन मांगता हुआ दिखेगा इस स्टेज में। फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर की। इसमें बच्चा रूल पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि रेड लाइट पे रुकना है तो रुकना ही है। इस पे बच्चे का थिंकिंग ये है, एब्सोल्यूट होकर रूल्स फॉलो करेगा। वो अभी सिर्फ समाज को देख रहा है, मतलब समाज उसके बारे में क्या सोचेगा वो ये देख रहा है। स्टेज 3 में वो अप्रूवल मांग रहा है दूसरों से अच्छा बन करके कि मैं अच्छा हूँ, देखो मुझे, मैं अच्छा हूँ, मैं गुड गर्ल हूँ, मैं गुड बॉय। उसके बाद ये भी देखता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, वही बात होगी। स्टेज 4 में वो रूल इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है, अगली स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें बच्चा समाज को भूल जाता है, इसमें बच्चे का खुद पे ओन माइंड, खुद का रीजनिंग चलता है। उसका पता है कि एक चीज गलत है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि ये चीज चेंज कर पाऊँ। ये मानता है कि रूल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ये बोल रहा है रूल्स सर्व पीपल इफ दे हार्म चेंज देम। मतलब कि अगर कोई ऐसा रूल है जो मुझे दिक्कत दे रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो चेंज हो जाए। अपने पॉइंट्स रखूंगा और अपने पॉइंट्स रखूंगी और कोशिश करूंगी कि वो रूल मैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना दूँ, चेंज कर दूँ ताकि मुझे वो दिक्कत ना। इसमें भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल।
में भी बच्चा कोशिश कर रहा है कि रूल्स को पूरा बदल दे अगर वो रूल्स बेनिफिशियल नहीं है तो, ठीक है। उसको रूल्स फॉलो करने की अब कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो रूल्स उसके काम नहीं आ रहे, इवन उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह ने इतने रूल्स तोड़े और ब्रिटिश को फिर भगाया। इससे ये दिखता है कि वो इस स्टेज पर पहुंच चुके थे। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें और इसमें बेसिकली यूनिवर्सल दिख रहा है आपको। यूनिवर्सल मतलब पूरे समाज का एक साथ सोच रहे हो, समाज को एक साथ लेकर के चल रहे हो। इधर आप अपना बात करो, सिर्फ अपना, कि मेरे लिए ये बता दो, मेरे लिए फ्लेक्सिबल कर दो, अपनी आवाज़ उठा रहे हो। लेकिन इधर आप लेकर चल रहे हो सबको, पूरे समाज को, एक ग्रुप के लिए वो काम करवा रहे हो। तो ये आ जाएगा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में। इसमें कंसाइंस होता है ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी लिखा गया है रूल्स के अंदर, उससे ऊपर होता है हमारा कंसाइंस, हमारी बुद्धि। और इसका एज ग्रुप रहेगा एडल्टहुड। एडल्टहुड के बाद से अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म देने वाली महिला का नाम है कैरल गिलिगन। कैरल गिलिगन इन्हीं की एक असिस्टेंट है, और इन्होंने कहा था कि सर जो आपने थ्योरी दी है उससे मैं अपोज करती हूँ। क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने कहा कि ये थ्योरी जेंडर वाइज है, मतलब कि इनकी थ्योरी में जो ग्रुप ऑफ पीपल थे वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स थे, फीमेल्स का पर्सपेक्टिव इन्होंने नहीं लिया। क्यों? इन्होंने क्रिटिसिज्म इसलिए दिया है क्योंकि इनका मानना है कि जो फीमेल्स हैं वो, उनके सोचने की क्षमता में केयर दिखता है, एम्पैथी दिखती है, जबकि मेल्स में हमें जस्टिस दिखता है, लॉजिक। जबकि मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि महिलाएं भी लॉजिक और जस्टिस सोचते हैं और मेल्स भी केयर से सोचते हैं। मुझे तो याद है कि हमारे स्कूल में जब टेस्ट होते थे, एग्जाम होते थे, और कोई बच्चा पकड़ा गया चीटिंग करता हुआ, तो जो मेल स्टाफ है, जो मेल टीचर, वो उस बच्चे को छोड़ देते थे, चल ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान रख अब से नहीं करेगा। लेकिन जो फीमेल स्टाफ थी बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो नहीं छोड़ते थे बच्चों को। तो ये केयर वाला पार्ट तो मेल में आ गया था उस वक्त, तब मोरालिटी कहाँ चली गई थी? तो इसलिए ये सबके अलग अलग थॉट्स रहेंगे इस चीज़ पे। इनका कहना ये था, याद रखेंगे। दूसरी बात कही थी कि इन्होंने कल्चरल डिफरेंसेस को इग्नोर किया है, इग्नोर्ड कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस कैसे? कि जिस फैमिली में नॉन वेज खाया जाता है और जिस फैमिली में नॉन वेज नहीं खाया जाता, ऑनगोइंग डिबेट है ना नॉन वेज और वेज की, तो इससे बच्चे की मोरालिटी पे भी असर पड़ता है। मतलब कि एक बच्चे के लिए मोरल है कि खा लो, एक बच्चे के लिए ये मोरल है कि नहीं खाना, छूना भी नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट डिफरेंट मोरालिटी निकल के आते हैं, जो इसकी इनकी थ्योरी में इग्नोर हुए हैं। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि मेलोनी जी को देखा होगा आपने न्यूज़ चैनल पे, वो तब ग्रीट करती है लोगों को। तो कैसे करती है? जैसे हम लोग ग्रीट करते हैं तो नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स है वो गाल से गाल टच करके ग्रीट करते हैं, देखा होगा। तो अगर आप इंडियन सोसाइटी में ऐसा करोगे तो आपको कूट दिया जाएगा। तो इसलिए कल्चर भी मोरालिटी से अफेक्ट होता है। मोरालिटी सबकी अलग अलग कल्चर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। हमारे अब एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं लास्ट के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कोलबर्ग ने मॉरल रीजनिंग पे अपनी थ्योरी दी है। इन्होंने बिहेवियर या फिर एक्शन के बारे में नहीं बताया और ठीक है, एक्शन जो भी बच्चा कर रहा है उसके पीछे की जो रीजनिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन पियाजे इनके बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर रहे हैं। मॉरल डायलेमास की बात की है हाइंस की कहानी से। हाईएस्ट स्टेज क्या रही है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जिसमें ये बताया गया है रूल्स चेंज हो सकते हैं समाज की भलाई के लिए। अगर वो रूल काम नहीं कर रहा तो वो फिक्स्ड ना हो, वो चेंज किया जा सकता है। क्रिटिसिज्म क्या रहेगा? जेंडर बायस एक क्रिटिसिज्म। दूसरा कल्चर को इन्होंने इग्नोर किया था, ये दूसरा क्रिटिसिज्म रहेगा। तो इस थ्योरी में बस यही था, छोटी सी थ्योरी। आई होप आपको समझ आई होगी। इस थ्योरी के जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उतने करो, अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ये थ्योरी देखने को मिलती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप